नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर रैलियां हो रही हैं। सभी पार्टियां जनता को लुभाने के अनेक वादे दावे कर रही हैं। देश की दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाने से नहीं चूक रही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में नेताओं की एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ घोटाला और भ्रष्टाचार किया, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी, वैसे ही गरीबों के लिए पक्का घर देने का काम तेजी से आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। वहीं भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर लें, अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई कर लें, हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर लें। जो लोग मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलकर आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उसके बाद बात करें। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछ रहा हूं कि इंडिया गठबंधन ने सनातन धर्म का अपमान किया, वे चुप रहे। इंडिया गठबंधन ने माताओं बहनों का अपमान किया, वे मौन रहे। मध्य प्रदेश में किस ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया है? तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार है। जनता ने बहुत करीब से इनके भ्रष्टाचार और लूट को देखा। मंत्री का बेटा खुलेआम बिना किसी डर के आपका पैसा चोरी कर रहा है। क्या पीएम मोदी ने मंत्री के बेटे पर कोई कार्रवाई की? उसके पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी लगाई। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार चल रही है। $508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। आप 508 लिखिए, ये हाल है। सारी दुनिया को 508 पता चल गया है जी। अब सारे छत्तीसगढ़ को मालूम है, जो गोबर में से भी खा जाता है वो कुछ छोड़ता होगा क्या? करप्ट पहले है तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे। करना है तो हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के आए ना, उस पर पहले कार्रवाई। विजय सिंह की सरकार थी तब मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? इतने बड़े मध्य प्रदेश का बजट सिर्फ 23,000 करोड़ था। कमलनाथ और दिग्विजय इसका दतिया के चौराहे पर आकर जवाब दे। आप लोग सिर्फ 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में शिवराज जी के नेतृत्व में 23,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,14,000 करोड़ का बजट करने का काम। एसटी, एससी, ओबीसी का बजट सिर्फ 1,000 करोड़ का था, उससे बढ़ाकर 65,000 करोड़ का करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। राहुल गांधी जी आज फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं और मैं तो उनसे ही पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन ने सनातन का अपमान किया, आप चुप रहे। क्या ये आपकी मौन स्वीकृति है? इंडी गठबंधन ने माताओं बहनों का अपमान किया, आप मौन रहे। क्या राहुल गांधी की ये मौन स्वीकृति है? इंडी गठबंधन ने दलितों का अपमान किया, जीतन राम मांझी जैसे
नेताओं के साथ जो व्यवहार किया, राहुल गांधी आप मौन रहे, क्या ये आपकी मौन स्वीकृति है? वैसे भी जब वो आते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं, वो ये बताएं वर्षों तक उनकी पार्टी का शासन रहा मध्य प्रदेश में, कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बने और मध्य प्रदेश में किस ओबीसी को मुख्यमंत्री बने? 18 साल से यहां बीजेपी की सरकार है और आपने अपनी आंखों से इनका भ्रष्टाचार, इनकी लूट, इनकी सरकार को गहराई से देखा है। हर चीज में जहां भी इनको मौका मिलता है ये पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। पता नहीं आपने, ये इनका मंत्री है, इनके बेटे का वीडियो देखा? तोमर जी के बेटे का वीडियो देखा आपने? देखा आपने? सबके सामने वीडियो कॉल पर बिना छुपाए, बिना डरे मध्य प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब युवाओं का पैसा आंख के सामने, सबके सामने चोरी कर रहा है। भाइयों और बहनों, तोमर जी के बेटे पर नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई की, सीबीआई लगाई, ईडी लगाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाया। यहां पे 50% कमीशन सरकार चल रही है। तो सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्विनी शाही साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ रतन तिवारी जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता, और आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत अश्विनी जी मैं आप ही से कर लेता हूं। ये अभी जो आखिरी बयान आप राहुल गांधी का सुन रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में 50% वाली सरकार है, ये कर्नाटक वाला ठीक वैसा ही नारा यहाँ पर सुनाई देने लगा है जो कर्नाटक में सुनवाई देता था। 40% के बाद अब 50% की सरकार। बड़ा सियासी नुकसान बीजेपी को कर्नाटक में हुआ इसी वजह से। आशीष जी, एक बड़ी अच्छी बात हुई। सबसे पहले तो सबको दिवाली की शुभकामनाएं। जी, अभी राहुल जी जो बोल रहे थे, इनको अपनी बहन से थोड़ा सा सीखना चाहिए। एक चिट्ठी अभी आई थी कुछ दिन पहले, कुछ ही महीनों पहले, फर्जी चिट्ठी, और जिस पर जो है उन्होंने चिट्ठी को वापस लेना पड़ा, कमीशन की बात थी। एक आरोप लगाकर वो आरोप झूठा साबित हो गया और ये दूसरा आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। वैसे राहुल गांधी को देश के लोग बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, अपनी पार्टी में भी उनको सीरियसली लिया नहीं जाता। अभी मैं कल परसों सुन रहा था प्रमोद कृष्णन साहब किस तरीके से जो है इन लोगों का पोल खोल रहे थे, किस तरीके से कांग्रेस के भीतर की बात वो कर रहे थे। मेरी आवाज इको हो रही है, जरा सही कराइएगा। ठीक है, मैं पीसीआर टीम तो को बोलता हूं। आज जो है ये स्थिति देखने को आ रही है कि कांग्रेस के पास तथ्यों का अकाल है, तर्कों का अभाव है, मुद्दों का सूखापन है। और भाई बहन देखिए ना किस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है। अभी तो कहीं बाहर गए थे, चुनाव में आ गए हैं, खैर कोई बात नहीं, मोहब्बत की दुकान खुल रही है। उस 508 करोड़ का हिसाब नहीं दे रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। भाग गया वो पैसा। 229 करोड़ का गोबर खा गए इनके मुख्यमंत्री बघेल साहब। 248 करोड़ का जो है गोबर का हुआ, 17 करोड़ का प्रोडक्ट जो है बनाया गया, बाकी 229 करोड़ गोबर खा गए। उस गोबर का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 18 महीने की सरकार में मोबाइल घोटाले का अभी हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी जी को लगता है कि एक ही व्यक्ति सही कर पाता है, अशोक गहलोत जी। तो कहते हैं चुप रहो, शांति से बैठो। वहां पर उनकी, राहुल गांधी जी की हैसियत, अस्तित्व, सब कुछ नजर आ जाता है और धारीवाल जी को टिकट मिल जाता है कोटा से। ये स्थिति है राहुल गांधी जी को। तो समझिए कि एक तो बेचारे जो है 55 साल के युवा, शादी हुई नहीं, माननीय मोदी जी के चक्कर में गोत्र बताना पड़ गया। मतलब एक तो है मुस्लिम का पोता
आप दत्तात्रेय गोत्र बता रहा है, कश्यप गोत्र बता रहा है, जनेऊ पहन रहा है, तो मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में वो 50 नहीं 100% कह सकते हैं। बहुत उनके साथ थोड़ी सी सिंपैथी रखिए आशीष भाई, वो बैंकॉक भी जाते हैं, शादी हुई नहीं बैंकॉक चले जाते हैं मसाज कराने, तो मानसिक रूप से वो स्थिर नहीं है। इसलिए पार्टी और जनता उनका कोई भी महत्व नहीं देती और न गंभीरता से उनको लिया जा रहा है अब, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए रतन जी। बड़े बड़े आरोप लगाए माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर। अब मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था उन्हें, मैंने उन्हें बीच में टोका नहीं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी 55 वर्ष के हो गए लेकिन विवाह नहीं किए। ठीक है, उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन आपके एक मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने विवाह नहीं किया। लेकिन अपने प्रधानमंत्री से पूछिए उन्होंने विवाह करके अपनी बीवी को क्यों छोड़ के चले गए, रण छोड़ दाप मोदी जी। और मोदी जी से भी पूछिए कि एनसीपी के 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचारियों को, जिसके ऊपर चीख चीख के आरोप लगाते थे, अजीत पवार, छगन भुजबल, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको जेल में डालने का काम करेंगे, उन सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने साथ लेके नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर से शुद्ध कर दिए। ठीक है, उसके बाद आप बोलते हो 508 करोड़। अरे भैया 508 करोड़ का तो हिसाब हम देंगे, लेकिन पहले जो नया वीडियो आया है आपके केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी के पुत्र का, देवेंद्र तोमर का, 500 करोड़ का तो हिसाब दे दीजिए। मध्य प्रदेश की जनता अपने मोबाइल में देख रही है, वो वीडियो तो मुंबई में घूम रहा है, दिल्ली में घूम रहा है, उत्तर प्रदेश में घूम रहा है, राजस्थान में घूम रहा है। तो आशीष भाई, कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में दलितों के ऊपर पेशाब करने वाले लोग, मध्य प्रदेश में बच्ची खुलेआम घूम रही है उसके साथ रेप करने वाले लोग, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला करके सारे लोगों को जान से मारने वाले लोग, यह लोग कौन सी बातें करते हैं। इन्होंने राहुल गांधी जी के गोत्र के ऊपर सवाल उठा लिया। अरे राहुल गांधी जी के गोत्र पे सवाल मत उठाइए, धर्म की बात मत करिए, मंदिर की बात मत करिए, मस्जिद की बात मत करिए, आप हिसाब किताब की बात करिए, आप विकास की बात करिए। हम मुद्दों की बात करने यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ धर्म के आधार पर राजनीति करने नहीं बैठे हैं। आप बताइए ना, पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश को आपने क्या दिया? मध्य प्रदेश में आपने सिर्फ बेरोजगारी दी, महंगाई दी, भ्रष्टाचार दिया। आज जो 50% कमीशन की बात हो रही है वो सत्य है। आपके ही कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने कर्नाटक में 40% कमीशन खोरी की पत्र लिखने के बाद सुसाइड कर लिया था। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, वो भाजपा का कार्यकर्ता था। हमने उसकी बात को उठाया और कर्नाटक की जनता ने आपको सबक सिखाया। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हम 50% कमीशन खोरी की वकालत कर रहे हैं। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, सुनील जी बड़े अच्छे बोलते हैं, इनको 3 दिसंबर को जब परिणाम आएगा 2-2:30 बजे इनको जरूर बुलाना मेरे साथ। मैं इनको बता रहा हूँ, अभी भी 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपारा साफ होने जा रहा है। पूरी जनता कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। ठीक है, आनंद जी आपके पास आऊँगा। वैसे तो सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर कोई नई बात नहीं है, चुनावों में और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इस बार जनता से जुड़े मुद्दों की जगह ये ज़्यादातर परिवारवाद, घोटालेबाज, ईडी, सीबीआई, इन शब्दों पर फोकस है सभी राजनीतिक दलों का। कैसे देखते हैं आप, क्या वाकई में अब चुनाव सिर्फ यहीं तक सीमित रह गया है, या जनता से जुड़े मुद्दे कहीं इन तमाम चीज़ों के बीच में पीछे छूट गए हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी और इन जैसे तमाम जो दूसरी ज़रूरत के बड़े मुद्दे थे देश में, उन पर अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चर्चा होती हुई नज़र नहीं आती? हाँ, ये बहुत आसान तरीका है पार्टियों के लिए, चाहे वो सत्ता दल हो चाहे विपक्ष पे काम करने वाली पार्टियां हों, तो दोनों मुद्दों से बच जाते हैं ना, कोर इशू से दोनों बच जाते हैं। दोनों को जवाब देने से बच जाना, ये बड़ी कलात्मक तरीके से एक नया रास्ता निकाला गया है। क्योंकि सत्ताधारी दल को अपने जो कामों का हिसाब देने से वो बच जाते हैं, और विपक्षी गठबंधन चूंकि वो उनका होमवर्क बहुत अच्छा नहीं होता है, इस वजह से सत्ताधारी दल को वो घेरने के लिए जितने कड़ी होमवर्क की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है, आजकल ज्यादातर लोग वो करना नहीं चाहते, तो वो वहां से बच जाते हैं।
अब क्या है कि सार्थकता जो है चुनाव में, मुद्दों की सार्थकता कमजोर हो जाती है इस वजह से। अब क्या है कि हवा के मुद्दे, जो हवा में है मुद्दे, वो ज्यादातर बात करते हैं। जैसे ईडी सीबीआई को लेकर के जो विपक्ष का एक आरोप है वो व्यक्तिगत हो जाता है ना, नेताओं के ऊपर हो रहा है, तो वो नेता अपनी बात करते हैं कि हमें सताया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, वो फिर जनता की बात नहीं रह जाती। इसलिए जो कॉमन मैन है वो ये सोचता है कि ये तो अपनी बात कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई से कुछ नेताओं को परेशानी हो रही है तो वो अपनी बात कर रहे हैं। इसलिए जनता विपक्ष के साथ रहना चाहते हुए भी फिर उससे किनारा कर लेती है। उन्हें लगता है कि ये विपक्ष के लोग तो अपनी बात उठा रहे हैं। ये निश्चित मानिए कि बहुत एक लंबा समय से मध्य प्रदेश की बात अगर आप लोग चर्चा कर रहे हैं तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी दिखनी चाहिए। जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी को यूज करना चाहिए कांग्रेस को, कांग्रेस उस तरीके से यूज नहीं कर रही है। कर्नाटक का मसला जो वो 40% को बढ़ा करके 10% और बढ़ा करके 50% की सरकार कर दिया गया कमीशन की, उससे बात नहीं बनेगी। कर्नाटक और मध्य प्रदेश बिल्कुल अलग अलग स्थितियां हैं, दोनों में चुनाव की स्थितियां होती हैं। मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो कांग्रेस लगातार बहुत दिनों से सत्ता से बाहर रही, बीच में वो 19 महीने के लिए सत्ता में आई थी। अपने अंदर जो एक मतभेद की वजह से वो सरकार गिर गई, टूट गई, वापस बीजेपी को मौका दे दिया। तो एक जो कभी 1980 के आसपास या 1984 के 85 तक ये बात चलती थी कि कांग्रेस ये प्रचार करती थी कि उसके अलावा कोई सरकार चला ही नहीं सकता, विपक्ष में वो ताकत ही नहीं है कि वो सरकार में अगर आ भी जाए तो चला नहीं सकती। तो मध्य प्रदेश में भी भाजपा इस बात को कह रही है कि कांग्रेस में अब वो ताकत नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में सरकार चला सके। वो सरकार में आएगी भी तो अपने अंतर विरोधों की वजह से गिर जाएगी। जो नया वोटर है 18-20 साल 22 साल का, उसको इस बात पे भरोसा हो सकता है और ये एक अच्छा खासा वोटर का एक वर्ग है, वोटर समूह है। तो ये जो आपने बात कही कि हवा के मुद्दे हैं, तो मेरा यही मानना है कि दोनों दल, भाजपा जो काम कर रही है, राज्य सरकार के जो काम है, जिन मुद्दों पर काम कर चुकी है, जिन मुद्दों पर काम करना बाकी है, उसका हिसाब किताब देने की बजाय वो भी हवा के मुद्दों पर ज्यादा बात कर रही है, प्रधानमंत्री के करिश्मे पर ज्यादा आश्रित है। और विपक्ष में जो कांग्रेस है, कांग्रेस अपने उस 19 महीने के कार्यकाल की बात नहीं कर रही है। कमलनाथ जी उस 19 महीने के कार्यकाल में मध्य प्रदेश को उन्होंने भाजपा से क्या अलग दिया, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो ज्यादा इस सरकार के बारे में बात कर रहे हैं या हवा के ईडी सीबीआई और इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये एक चलन सा चल गया है कि लोगों को इन बातों में उलझा दो और फिर उनके वोट को कैश करा लो, वो अलग बात है। ठीक है, रतन जी जवाब दीजिए। कांग्रेस की कहीं ना कहीं परसेप्शन बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है या खुद कांग्रेस के कई पूर्व नेताओं ने बना दी है कि कांग्रेस अब अगर सत्ता में आ भी जाए तो 5 साल संभाल नहीं सकती? ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने देखा ना, छत्तीसगढ़ में पिछले 15 वर्षों से लगातार रमन सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब से हमारे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, छत्तीसगढ़ में उन्होंने करने का काम किया। छत्तीसगढ़ के अंदर जितने इलेक्शन थे आपने देखा, और छत्तीसगढ़ में माहौल जो ऐसा है कि वहां पे दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं देती। ये मध्य प्रदेश त्रिपाठी जी ने काफी अच्छी की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पिछले 15 महीनों का हिसाब किताब नहीं दिया। देखिए, 15 महीने हमारी सरकार चल रही थी, हमने 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए, हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया। मध्य प्रदेश में हमने तमाम बहुत सारी योजनाओं पे काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही हमारा काम शुरू हुआ, वैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के इशारे पे सरकार को जबरन गिराने का काम किया। जनता के द्वारा एक चुनी हुई सरकार को जनादेश की चुप्पी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जबरन सरकार बनाई। लेकिन आप देख रहे हैं, आपके सामने इसकी स्थिति स्पष्ट है। शिवराज सिंह चौहान जी जब रथ यात्रा लेकर निकल रहे हैं, जनसभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो जनता उनके ऊपर फूल नहीं पत्थर फेंक रही है।
तो स्थिति साफ है, मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन करना चाहती है। हमारा रोड मैप पूरा क्लियर है। किसानों के कर्जे माफ होंगे, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तमाम हमने योजनाएं जो है धरातल पे लाने का काम किया है। जनता को हमने बोल दिया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद सारी योजनाओं को अमल के पे ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। आपने देखा ना, कर्नाटक में हमने 2000 रुपए की वकालत की थी, 2000 रुपए की बात की थी। 2000 रुपए की पहली किस्त कर्नाटक की बहनों के खाते में पहुंच गई। मध्य प्रदेश में आप देखिए, बिजली बिल की हमने मुफ्त में बात की थी, 0 बिजली बिल आ रहे हैं। तो हमारी सरकार जहां भी है, जो हमने वादे किए हैं उस वादे से भी बढ़ के हम काम करने का काम करते हैं। राजस्थान में आसिफ भाई, हमने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात नहीं की थी, हमारा मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन जनता की समस्याओं को, जनता की महंगाई पे ध्यान रखते हुए हमने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम किया राजस्थान में। तो हमारी स्थिति स्पष्ट है, हम काम के आधार पर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को जनता को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो कुछ भी बोलेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जब खराब हो जाती है तो प्रधानमंत्री का ताबक तोड़ दौरा शुरू होता है, लेकिन वही हर्ष होने वाला है जो हर्ष कर्नाटक में हुआ था, वही हर्ष आने वाले 5 राज्यों में होगा, आप देख लेना। ठीक है, शाही साहब आपके पास आऊंगा। बीजेपी लगातार 2 बड़े मुद्दों को कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा सियासी हथियार बनाकर प्रयोग करती आई है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार शब्द है, ये कहीं ना कहीं अब इसी भ्रष्टाचार को आधार बनाकर कांग्रेस बीजेपी पर प्रहार कर रही है, एक के बाद एक। पहले कर्नाटक, अब मध्य प्रदेश। और दूसरा, परिवारवाद का जो जिक्र बार बार बीजेपी करती थी कांग्रेस के खिलाफ, गांधी परिवार को लेकर या दूसरे नामों को लेकर, वही अब कांग्रेस करने लगी है बीजेपी के खिलाफ। क्या प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री जी का बेटा कहाँ बैठा है, आपके रक्षा मंत्री का बेटा क्या कर रहा है, आपके केंद्रीय जो खेल मंत्री हैं उनका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो क्या है, या जो बाकी के आपके बड़े चेहरे हैं। कर्नाटक में भी अभी आपने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये तमाम सवाल अब कांग्रेस भी उठाने लगी है। भ्रष्टाचार के पीछे हम कहीं भी भ्रष्टाचार पर माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। और परिवारवाद की जो परिभाषा है वो परिवारवाद में मैं बता देता हूँ, आप ही बताइए। आज खड़गे साहब इनके अध्यक्ष हैं, कोई बैठक क्यों होती है सोनिया जी के घर पे, सोनिया जी के पास क्यों होती है? हाईकमान तो वो है। तो ये परिवारवाद वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और भारतीय जनता पार्टी में एक स्वस्थ लोकतंत्र है। कोई जरूरी नहीं है कि एक राजनेता का बेटा राजनेता नहीं हो सकता है, मगर एक ही परिवार में चीजें घूमे, हाईकमान की संस्कृति हो। मुलायम सिंह यादव, डीएमके, लालू प्रसाद यादव, ये सारे उसके जो है सामने दिख रहे हैं। और मैं स्पष्ट रूप से आपसे आशीष भाई कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी काम करती, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहे मुख्यमंत्री थे तो वो अपने 6 करोड़ गुजरात वासियों की बात करते थे, आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। आज जो है जो भ्रष्टाचार में ये लोग बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में मैंने पहले भी कहा कि किस तरीके से 40% का एक चिट्ठी जो है फर्जी जारी किया गया और फिर बाद में वो झूठा निकला। मध्य प्रदेश में इन लोगों ने 15 महीने की सरकार चलाई। मैंने कुछ नहीं कहा, एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में स्पष्ट रूप से था कि मुस्लिमों को किस तरीके से वोट डालने का कमलनाथ जी का ही वीडियो था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को मजबूर कर दिया कि ये स्पष्ट रूप से हिंदू जो हम इन लोगों को किनारे थे तुष्टीकरण की राजनीति में। अब कमलनाथ जी भी मंदिर मंदिर घूमने लगे हैं, कहते हैं मेरे नाम में ही कमल है, और देखिए किस तरीके से कथा और सेवा की बात करने लगे हैं। दूसरी बात, रतन तिवारी जी हैं और त्रिपाठी जी हैं। मेरे जानकारी में इनका गोत्र सांडिल्य होता है, त्रिपाठी तिवारी सबका सांडिल्य होता है, इनको पता है। लेकिन एक जो है वो फिरोज का पोता, वो वर्णशंकर का कैसे गोत्र जो है दत्तात्रेय हो गया चाहे कश्यप हो गया, उसी जो एक ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, वहीं पर उन्होंने घोषणा किया था। और वो गोत्र आकर बदल गया कहाँ पर? महाकाल मंदिर में। महाकाल मंदिर के पुजारी ने पूजा करने के पहले पूछा अपना गोत्र बताइए, तो उन्होंने कश्यप गोत्र बता दिया। तो ये ऐसे लोगों का
इस पारिवारिक वो जो भ्रष्टाचार का जो वो नियम था, अभी आपको दो बातों का और उदाहरण देता हूं। अभी छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र जारी हो गया इनका, कांग्रेस का। घोषणा पत्र के बाद रात में एक कोई, हमको लग रहा है राहुल गांधी को दिवा स्वप्न आया होगा या बघेल साहब को आया होगा, उन्होंने महिलाओं को 15,000 रुपए देने की घोषणा बाद में कर दी। घोषणा पत्र में तो ये पहले होना चाहिए, सबसे राय करके एक समिति बनती है, सब कुछ होता है, लेकिन ये दिवा स्वप्न आया। इनको ये पता चल गया कि भारत में आधी आबादी के लिए 3 तलाक महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मकानों पर नाम महिलाओं का उनको मालकिन बनाना भारतीय जनता पार्टी ने, उज्ज्वला भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो वो 20 सीटों का जो चुनाव था, बघेल साहब हार रहे थे, तो उन्होंने महिलाओं के लिए, किसी ने दिवा स्वप्न किसी को दिखा होगा तो कह दिया भाई महिलाओं के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि महिला विरोधी है। महिला बिल को लटकाने का काम इतने दिन तक इन लोगों ने किया। नारी शक्ति बंधन हमने नाम रखा, वो नाम पर ऐतराज हो गया इन लोगों को, वो आगे लागू होगा। तो आशीष जी, धीरे धीरे एक एक चीज पर आप देखते रहिए कि किस तरीके से नेशनल हेराल्ड में जो घोटाला करके जमानत पर माँ बेटे छूटे हुए हैं, पवन बंसल से पूछताछ हुई है, और जहां भी पूछताछ हो रही है, अब गमले में कोई गोभी नहीं उगा रहा है करोड़ों कमाने के लिए, न कोई अब पेंटिंग बेच रहा है दूसरे की, 2-2 करोड़ की पेंटिंग बेची जाती थी, अपने कुछ नहीं आता था इसलिए, और वो भी किसको, कभी एयर इंडिया को, कभी किसी को बेचा जाता था। ये आप इसको मानिए कि भ्रष्टाचार का अकेला एक विरोधी माननीय मोदी जी हैं, जो उनको भ्रष्टाचार से उतनी ही नफरत है जितनी यहाँ के जो है जनता को खुशहाल करने का उनके दिल में ललक है। जनता को खुशहाल करेंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक साथ, हम अपने नेता के वादे पर, अपने नेता के साथ, अपने नेता के सपनों को साकार करते हुए कार्यकर्ता के रूप में हम लोग इस समय छत्तीसगढ़ में भी इनसे बहुत आगे हैं, मध्य प्रदेश भी हम जीत रहे हैं, राजस्थान तो हम जीतेंगे। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, आपके पास आऊँगा। अभी जो सवाल मैं अश्विनी शाही साहब से कर रहा था कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये दो ऐसी चीज़ें थी जिसको बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ और दूसरे विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ भी बड़ा हथियार बनाने की कोशिश की, और कई जगह ये काम भी आया। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में कांग्रेस इन्हीं दोनों चीज़ों को बीजेपी के खिलाफ जो हथियार बनाने की कोशिश कर रही है, वो उसमें कारगर साबित हो पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये दो आरोप कांग्रेस पे कोई बीजेपी लगा रही हो सिर्फ, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पर ये आरोप 1967 से लग रहे हैं, जब से पहली दफा कांग्रेस को संयुक्त रूप से विपक्ष ने चुनौती दी, वो इसी मुद्दे पर दिया, और कांग्रेस तब से लगातार अब तक इसका कोई काट स्पष्ट तौर पर नहीं ढूंढ पाई है, बल्कि उस पर लगातार समय समय पर बड़े आरोप भ्रष्टाचार के लगते रहे। और परिवारवाद की जो व्याख्या कांग्रेस कर रही है, या कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले वो विपक्षी दल जो आज कांग्रेस के साथ हैं, जो वो अब व्याख्या कर रहे हैं, ये परिवारवाद की व्याख्या नहीं है। ये देश में लोगों को इसकी समझ है। ये परिवार में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और वो इंदिरा जी को लेकर के आए कांग्रेस में, तो किसी ने ये नहीं कहा ये परिवारवाद है। लेकिन इंदिरा जी भी राजीव को लेकर के आई, तो ये नहीं परिवारवाद है। लेकिन ये क्यों परिवारवाद का ये है कि जब बिना किसी चुनाव के सोनिया जी राहुल को अध्यक्ष बना देती हैं, राहुल आते हैं कांग्रेस में, महासचिव का पद पाते हैं। कांग्रेस में और कोई व्यक्ति है जो डायरेक्ट एंट्री लेते ही महासचिव बनता हो, फिर उपाध्यक्ष बनता हो, फिर अध्यक्ष बनता हो। राहुल इस्तीफा देते हैं तो वापस सोनिया गांधी अध्यक्ष बना दी जाती है। ये परिवारवाद है। 1959 में
एस निजलिंगप्पा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत चुके थे, लड़ चुके, तय हो गया था। एस निजलिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। नागपुर अधिवेशन में नेहरू जी ये घोषणा करते हैं कि निजलिंगप्पा की बजाय इंदिरा जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाई जाती हैं। ये परिवारवाद है। देखिए, इस तरह की चीजों को परिवारवाद कहा जाता है। जब नेहरू इंदिरा को लेकर के आए तो देश ने स्वागत किया था कि एक युवा आई है जिसके पास एक भरोसा हो सकता है। इसमें परिवारवाद की समस्या नहीं है कि कोई नेता का बेटा, किसी विधायक, मंत्री या राजनेता का बेटा अगर वो उसी स्थिति में काम करने को आगे बढ़ाता है तो इसी बात को सिर्फ परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। परिवारवाद वो होता है जब एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार के व्यक्ति सारे बड़े फैसले स्वयं से अकेले करने लग जाता हो। मुलायम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतते हैं तो तुरंत उन्होंने अपने बेटे अखिलेश को मुख्यमंत्री का पद दे दिया। ये परिवारवाद है। मुलायम सिंह के ही भाई जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके शिवपाल काम कर रहे थे और संगठन के सबसे बड़े आदमी थे उस वक्त, उनको दरकिनार करके अपने बेटे को सत्ता देते हैं। ये परिवारवाद है। करुणानिधि का पूरा परिवार ही सिर्फ डीएमके का सर्वे सर्वा है। ये परिवारवाद है और वही तय करते हैं। ये परिवारवाद है। देश में इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि किसी का भी राजनेता का बेटा अगर राजनीति करना चाहे और वो कर रहा है तो इसे परिवारवाद नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति ही सारे फैसले करने लग जाए और वो सारे फैसले अपने परिवार के हक में करे, अपने परिवार के लोगों के हक में करे, तो इसे परिवारवाद कहा जाता है। दूसरों के हक को मार करके करे, इसे परिवारवाद कहा जाता है। ये परिवारवाद की जो परिकल्पना है या ये जो परिभाषा है वो ये है और इसी का आरोप कांग्रेस पर लगता रहा, हमेशा से लगता रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रणब मुखर्जी सबसे सीनियर मंत्री थे। 1984 में जब इंदिरा जी की दुखदाई हत्या हुई तो सबसे सीनियर मंत्री थे मंत्रिमंडल के। उनको दरकिनार करके इंदिरा जी के बेटे जो सिर्फ पहली बार सांसद थे और कांग्रेस के सिर्फ महासचिव थे, प्रणब मुखर्जी याद करिए कार्यकारी अध्यक्ष थे उस वक्त, उनको प्रधानमंत्री का पद की शपथ कांग्रेस पार्टी नहीं दिलाती है, राजीव को दिला देती है। इसे कहते हैं परिवारवाद का मोह। परिवारवाद में फंसी पार्टी ये होती है, इसलिए उसके ऊपर आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि लोग बेवजह आरोप लगा रहे हो। इन सब चीजों की बातें अब इससे तुलना कर दी जाए, अभी मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा कि मैं भाजपा का। जय शाह बीसीसीआई देख रहे हैं, राजनीति तो नहीं कर रहे ना, तो उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लग जाएगा। और भ्रष्टाचार को लेकर जो स्थिति है, अब भ्रष्टाचार अजीत पवार पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, और भी कई नाम ऐसे हैं। आप मैं वहीं आ रहा हूँ। महाराष्ट्र के कई नाम ले लीजिए। और चूंकि मुझे सरकार का बचाव तो करना नहीं, मैं सरकार का तो कोई प्रवक्ता हूं नहीं। भाजपा को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा और वो जवाब भाजपा से लोग मांगेंगे। भाजपा को असहज करते हैं। अगर प्रधानमंत्री कभी पत्रकार वार्ता में आए तो पत्रकार उनसे ये पूछेंगे कि अजीत पवार पर स्वयं आपने आरोप लगाया था और आप उनको अपने संगठन सहयोगी दल के रूप में स्वीकार करते, उन्हें वित्त मंत्री का पद देते हैं, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? लेकिन ये जवाब देने के लिए भाजपा में कोई तैयार नहीं है, तो ये अवश्य आरोप लगेंगे। हाँ, ये सही है कि भाजपा के कुछ बड़े नेताओं में, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, उनके ऊपर इस तरह के आरोप चिपकाने की कोशिश की गई राफेल में और कई अन्य जगहों में। उसे सुप्रीम कोर्ट तक ने नकारा और जनता ने भी नकारा। लेकिन भाजपा आनंद जी, एक इसमें छोटी सी बात मैं ऐड कर रहा हूं कि अगर आप अजीत पवार वाले एग्जाम्पल को ही ले लीजिए, जिन पर आरोप खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लगाए और गृह मंत्री अमित शाह उनका ये कहकर स्वागत करें कि दादा अब आप सही जगह आए हो, तो ये कितनी विडंबना वाली सियासी स्थिति हो जाती है। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये भाजपा से सवाल पूछे जाते हैं और इन्हीं सवालों से बचने के लिए बहुत बार भाजपा के बड़े नेता या कह लीजिए स्वयं प्रधानमंत्री इसका जवाब नहीं देते, उन्हें देना पड़ेगा। 24 के चुनाव में ये विपक्ष की कमजोरी हो रही है। एक ढंग से आप समझिए कि वो इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरने में असफल हो रहा है। प्रधानमंत्री बहुत चालाकी से बच के निकल रहे हैं इन सवालों से। लेकिन ये जरूरी बात है कि प्रधानमंत्री को नहीं तो भाजपा अध्यक्ष को घेरा जाए।
भाजपा अध्यक्ष की को इन बातों का जवाब देना पड़ेगा कि ये अजीत पवार जैसे लोग हैं जिनके ऊपर स्वयं भाजपा ने बड़े बड़े आरोप लगाए, उनके हाथ में वित्त मंत्रालय दे दिया गया, उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया, और ऐसे कई और चीजें हैं। सिर्फ अजीत पवार नहीं है, कई राज्यों में और लोग भी हैं, उन पर भी बात करने। तो ये सिर्फ प्रवक्ता, जो विपक्षी दलों के प्रवक्ता हैं, मीटिंग्स में कह के चले जाते हैं, वहां की बजाय इनको प्रधानमंत्री या भाजपा अध्यक्ष को घेरना चाहिए इन मसलों पर। ये आवश्यक है। ठीक है शाही साहब। आनंद जी ने जो कहा, मैं उस पर एक बात और आपके सवाल का है। आनंद जी ने तो अपना एक स्पष्ट विश्लेषण रखा, मगर मैं तिवारी जी से कहना चाहता हूं, या कांग्रेस के या विपक्षी किसी से, कि कोई एक नाम हमको गिना दें जो हमारे साथ आने के बाद उसकी जांच समाप्त कर दी गई। पहला। दूसरी चीज कि उसमें जो है, दूसरी चीज कि अगर अभी अरविंद केजरीवाल जी पिछले साल जाने वाले थे आसाम, वहां स्पष्ट रूप से हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने कहा कि अगर झूठ बात यहाँ पर आप फैलाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, हमारे ऊपर गलत आरोप लगाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनके ऊपर कोई उस समय, तो FIR में भी उनका नाम उस समय नहीं था, कोई उस समय उसका वो नहीं था। तो ये आज दिखा रहे हैं जांच किसी की नहीं बन रही। तीसरी बात, न्यायपालिका पर अगर भरोसा हो, हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर भरोसा हो कांग्रेस को, तो न्यायपालिका के थ्रू आप एक मुकदमा दर्ज कराइए। मान लीजिए आप कहते हैं पुलिस हमारी है, ये हमारी है, सब हमारी है, न्यायपालिका तो है निष्पक्ष ना, न चुनाव आयोग पर भरोसा, न सेना पर भरोसा, न न्यायपालिका पर भरोसा। आप न्यायपालिका में जाइए, वहां पर कई धाराएं, आपके पास साक्ष्य होने चाहिए। कहने से नहीं है कि रतन तिवारी 50,000 करोड़ के आदमी है और ये चोरी किए हैं, हमारे कहने से अश्वनी शाही चोर है। आपके पास प्रमाण क्या है? कोई एक आंदोलन खड़ा कर पाए ये लोग? किसी के ऊपर भ्रष्टाचार पिछले 10 सालों में 9 साढ़े 9 साल हो गया हम लोगों को सरकार में, ये लोग आरोप लगा पाए, आरोप को साबित कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। ये सिर्फ कोशिश करते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में घेरा जाए, और उस घेरने के चक्कर में 508 करोड़ हो जाता है, नेशनल हेराल्ड हो जाता है, सौम्या अग्रवाल चौरसिया हो जाती हैं छत्तीसगढ़ में, तो कमलनाथ जी का मोबाइल घोटाला हो जाता है। आरोप लगाने में भारतीय जनता पार्टी पर मैं कहता हूं, और स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आपके पास सत्य है, तर्क है, आप सबूतों को ले जाकर एक मुकदमा करिए, और उसके बाद उसकी जांच न्यायपालिका से अगर आदेश न हो तो फिर आप सवाल उठा सकते हैं कि न्यायपालिका भी गड़बड़ है। जी। वो आजकल एक वीडियो मध्य प्रदेश में भी बड़ा कांग्रेस दिखा रही है, आज उसका दूसरा पार्ट भी कांग्रेस ने दिखा दिया, तो उस पर भी कोई पार्टी संज्ञान ले रही है क्या? वो कांग्रेसियों की चाल है। ठीक है, चाल है रतन जी आप लोगों की, ऐसी सियासी चालें मत चला कीजिए देखिए आशीष भाई, जिसमें तथ्य ना हो। 508 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप तो लगाते हैं, लेकिन अपने ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के पुत्र को बचाते हुए नजर आ रहे। उन्होंने वीडियो में खुलेआम कहा है 500 करोड़ रुपए में 250 करोड़ अभी दे दीजिए, 250 करोड़ बैंक के माध्यम से दे दीजिए। ये जनता की जेब का जो पैसा है, वो पैसा लूटने का काम किया जा रहा है, वह पैसा लूट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिजोरी में डालने का काम किया जा रहा है। अब मैं बड़ी मुद्दे की बात करता हूँ, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अभी त्रिपाठी जी पूछ रहे थे, वही तो पूरा देश पूछ रहा है कि आपके ही प्रधानमंत्री एनसीपी के 70,000 करोड़ की बात करते हैं, और आपके ही महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं अजीत पवार चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग, और मात्र 24 घंटे के बाद वही अजीत पवार डिप्टी सीएम बनते हैं और वित्त मंत्री बन जाते हैं, और खनन घोटाले के आरोपी हसन मुश्रीफ मंत्री बन जाते हैं, बैंक घोटाले के आरोप धनंजय मुंडे मंत्री बन जाते हैं, छगन भुजबल मंत्री बन जाते हैं। तमाम जितने भ्रष्टाचारी थे सारे के सारे लोग कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, उनको पूरी तरीके से ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिया जाता है, और इनके ही गृह मंत्री महाराष्ट्र में आके कहते हैं अजीत दादा आप सही जगह हो। यही तो जनता आपसे सवाल पूछ रही है
और आपने परिवारवाद की बात की। परिवार कैसा परिवारवाद? परिवारवाद उसे कहते हैं कि बीएस येदियुरप्पा जो आपके बीजेपी के अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनका लड़का जो कर्नाटक का बीजेपी का अध्यक्ष बन जाता है। आपके धूमल साहब जो हिमाचल के मुख्यमंत्री, उनका लड़का केंद्र में मंत्री बन जाता है। राजनाथ सिंह जी का लड़का विधायक बन जाता है। और आपके रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो सांसद बन जाता है। लेकिन वसुंधरा राजे रतन का जी पुत्र इसमें सवाल सांसद है, बन जाता रतन जी सवाल है इसमें। शाही साहब मैं आ रहा हूँ, जो बात आनंद जी कह रहे थे, देखिए जो मंत्री बना है, मंत्री बनने से पहले स्वाभाविक है वो सांसद भी बना होगा, और जो सांसद बना है उसे किसी पार्टी ने तो सांसद बना नहीं दिया, जनता जनार्दन ने चुना है ना। पार्टी जी के जवाब और देता जो हूं। विधायक बना है उसको भी जनता ने चुना है, लेकिन जो पार्टी के बार बार अध्यक्ष बन रहे हैं उनको तो जनता ने नहीं चुना ना। त्रिपाठी जी का जो कहना था वो ये था कि एक परिवार के लिए बार बार एक ही जगह क्यों फैसले लिए जा रहे हैं, सवाल ये था। अब एक बार मैं अश्विनी शाही साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनका भी सवाल साथ ही ले लीजिए क्योंकि फिर एक साथ जवाब दे दीजिएगा। शाही साहब विश्लेषण किया है, मैं उसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं कि त्रिपाठी जी 69 में जब इंदिरा जी को कांग्रेस से निकालना पड़ा था, वो किस लिए निकालना पड़ा था? सिंडिकेट के खिलाफ। कांग्रेस आर जब बनाकर वो निकली थी परिवारवाद के खिलाफ, और इनको अपना अलग जगाना था और सिंडिकेट को वो मंजूर नहीं था। आज ये परिवारवाद की बात करते हैं। रतन तिवारी जी क्या महासचिव बन पाए? अभी त्रिपाठी जी ने कहा रतन तिवारी नहीं बन पाएंगे राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष। रतन तिवारी जी जहां हैं वहीं जिले में रह जाएंगे, अपने बल पर विधायक का चुनाव जीतेंगे। यहाँ परिवारवाद की बात। और दूसरा, मैंने कहा कि स्पष्ट रूप से एक आदमी का नाम बताइए पूरे हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, आया हो और उसकी जांच बंद हो गई हो, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है शाही साहब जवाब ले लेते हैं। रतन जी सबसे पहला मैं पश्चिम बंगाल से शुरुआत करता हूँ। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को जानते हैं आप? मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर आरोप था, ईडी सीबीआई उनके ऊपर जांच कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जांच बंद हो गई। विश्वा शर्मा आपके असम के मुख्यमंत्री, कांग्रेस में गलत सीबीआई की जांच चल रही थी। आपके बीजेपी में जाने के बाद ईडी सीबीआई की जांच बंद हो गई। आपके महाराष्ट्र में नारायण राणे के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी। आपके महाराष्ट्र में विधायक कई विधायक ऐसे हैं जिनके पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पूरी तरीके से बंद हो गई। तो तमाम भावना गौरी हो, प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, धनंजय मुंडे हो, तमाम ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ईमानदार हो गए। अब गुजरात चले जाइए ना, हार्दिक पटेल को आप ही लोग आतंकवादी कहते थे, आप ही लोग आतंकवादी कहते थे, आपके साथ आ गए ईमानदार हो। आप चुने हुए सांसद को सदन के अंदर भी गाली देते हैं और कहते हैं कि बाहर निकलिए मैं देख लूंगा क्या होता है, रमेश भिदोड़ी के ऊपर करो कार्रवाई नहीं। देखिए परिवारवाद, त्रिपाठी जी ने जो कहा, आशीष जी, राहुल गांधी जी लगातार 4 बार सांसद का चुनाव जीते हैं। वो कभी परिवार के मेहरबानी से वो सांसद नहीं बने, उनको जनता ने वोट देकर सांसद में भेजा। महासचिव है आपकी, कितनी बार चुनाव जीती है, कहाँ से जीती है बताइए? महासचिव कैसे बन गई? यूपी जैसे राज्य पार्टी कैसे बन गई? यही है परिवारवाद। मैं बता देता हूँ। क्या पूछते थे अश्विनी जी? पूछिए एक बार। प्रियंका वाड्रा के बारे में बताइए कि अचानक महासचिव बन गई, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की प्रभारी कैसे बन गई? भाई ये परिवारवाद है। आप भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद में नहीं बांध सकते हैं। जैसे जेपी नड्डा जी को बंद कमरे में 2 लोग मिलके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हो, उसके बाद कार्यकाल बढ़ा देते हो, उसी प्रकार प्रियंका जी राष्ट्रीय महासचिव बनी है। हमारे यहाँ 9000 पीसीसी डेलीगेट ने खड़गे साहब को वोट दे के अपना अध्यक्ष चुना है। आपके यहाँ ऐसा हुआ है? आपके यहाँ कौन सा चुनाव होता है? आपके यहाँ पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी दोनों जन बैठ के अध्यक्ष चुन लिया। तो आप चले गए खड़गे साहब पर। मैं बता रहा हूँ, बताइए ना। आपको मैं बता रहा हूँ, आप हमारे ऊपर आरोप न लगाइए। आप अपने घर में जाइए, प्रधानमंत्री मोदी के हमारे अगर पुत्र होता तो उसको कैद कर लेते। स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी के पास कोई बच्चा है, पूरा एक नियम कानून है। नरेंद्र मोदी जी के पास ड्रामा नहीं होता है, उसको कैद कर लेते। यहाँ अशोक गहलोत जी ने जो ड्रामा किया था वो ड्रामा हमारे यहाँ नहीं होता है। अशोक गहलोत जी ने जो ड्रामा किया अध्यक्ष हमारे यहाँ पूरे देश से 9000 पीसीसी डेलीगेट लोग वोट दे के अपना अध्यक्ष कितने साल के बाद? और हमारे अध्यक्ष ने अपना जीता है। आप
कितने साल के बाद हिमाचल हारा है हिमाचली जी। अरे भाई सीताराम केसरी जी का धोती खोल के बाहर फेंका गया था, आपके अध्यक्ष थे ना, अरे वो इसलिए फेंका गया था आपके ना। अध्यक्षों का आपके कांड हुआ है, जो गांधी परिवार के बाहर उसके साथ यही दलितों का अपमान हुआ है, दलितों का अपमान हुआ है। कैमरे के सामने घूस लेते हुए पकड़े गए, याद है आपको? अरे काहे को आप ठीक है ऐसा नहीं, बहस नहीं। ठीक है रतन जी, एक एक करके आनंद जी आपके पास आऊंगा मैं। ठीक है रतन जी रुक जाइए, आऊंगा मैं आपके पास। आनंद जी, क्योंकि इस वक्त देश के 5 राज्यों में ये जो चुनाव चल रहा है, लक्ष्य सीधे तौर पर सभी राजनीतिक दलों का वही है कि कैसे चुनाव में जीत हासिल की जाए। अब उस जीत को हासिल करने के लिए, जनता की नज़र में अपनी छवि को बनाने के लिए, दूसरी विपक्षी या विरोधी दल की छवि को घटाने के लिए आरोप प्रत्यारोप, चाहे परिवारवाद हो, भ्रष्टाचार हो या और कोई भी मुद्दा हो, खूब लगाए जा रही हैं। लेकिन 2024 के आम चुनावों के लिए जो बड़ा विपक्षी गठबंधन बनाया गया था, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रही हैं। आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सवाल उस पर खड़े किए कि जब वो गठबंधन सनातन धर्म का अपमान क्यों कर रहा था तब राहुल गांधी चुप थे, जब महिलाओं का, माताओं का, बहनों का अपमान किया तब राहुल गांधी चुप थे। तो इस तरह का ये जो सियासी समीकरण है, अभी से कहीं ना कहीं 2024 से पहले उस गठबंधन के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप क्या देखते हैं सियासी परिस्थितियों के मद्देनज़र? क्या आपको लग रहा है कि ये जो गठबंधन है आने वाले समय में कोई बहुत ज़्यादा देश में सत्ता परिवर्तन की ओर कुछ कर पाएगा? देखिए, ये तो सत्ता परिवर्तन में सफल होगा नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है। लेकिन अगर इस गठबंधन के वर्तमान की बात की जाए तो गठबंधन के बाहर के लोग तो सवाल उठाएं, वो तो स्वाभाविक बात है। लेकिन गठबंधन के अंदर से सवाल उठा। सबसे पहले अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, बहुत कड़ा सवाल उठाया। उसके बाद नीतीश कुमार, जो कभी इस गठबंधन के संयोजक बनने की स्थिति में थे, अपने आप को पा रहे थे, उन्होंने सवाल उठा दिया। और दोनों लोगों ने सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठाया है, जो इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। उससे पहले तो आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी सवाल उठा चुकी है, आपको ध्यान होगा। हाँ, नहीं, वो सवाल तो मान लीजिए थोड़े से सुलझ गए थे, लेकिन ये जो 2 सवाल आए थे, वो 2 सवाल बड़े ही मतलब ऐसे समय पे आए जब कांग्रेस चुनाव में बिजी है। टीएमसी का सवाल था या आम आदमी पार्टी का सवाल था, वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने पक्ष में वोटिंग कराना चाहती थी, इसलिए उसने सवाल खड़े किए थे। लेकिन ये जो सवाल है, गठबंधन के अंदर से गठबंधन को चुनौती मिलनी शुरू हो गई। अभी गठबंधन का स्वरूप प्रॉपर हुआ नहीं कि उस पर गठबंधन के लोग ही चोट करना शुरू किए। ये एक राजनीतिक रूप से खराब बात है इस गठबंधन के लिए, इस गठबंधन की क्रेडिबिलिटी के लिए, इस गठबंधन के नेताओं की क्रेडिबिलिटी के लिए, इस गठबंधन में शामिल पार्टियों की क्रेडिबिलिटी के लिए। और जो 2024 का चुनाव है लोकसभा का, वो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा ये चुनाव अप्रैल में शुरू हो जाएंगे, वोटिंग के डेट आ जाएगी अप्रैल में, अप्रैल 2024 में। तो ये 5, 6, 7 महीनों का समय है। इसमें क्या स्थिति बनेगी, इसीलिए इन नेताओं को चाहिए कि, या कांग्रेस को चाहिए कि वो इस गठबंधन को एक शक्ल दे, चाहे उसके लिए उसे थोड़ा सा अपना त्याग करना पड़े। अगर कांग्रेस ऐसा करने को तैयार नहीं होती है तो इस गठबंधन की मजबूती सिर्फ एक दिखावे की मजबूती रह जाएगी, ये गठबंधन दिखावे का रह जाएगा। लेकिन और अभी की जो परिस्थिति, एक सेकंड में जी पूरा कीजिए चाहूंगा। अभी ये 5 राज्यों के जो चुनाव चल रहे हैं, 3 दिसंबर को इसका जो परिणाम आएगा, अगर वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है वो परिणाम, तो आप तय मानिए कि ये गठबंधन कमजोर होगा। और अगर कांग्रेस के विरोध में ये परिणाम जाता है तो ये गठबंधन जुड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में जो राहुल का एरा है, वो एरा गठबंधन की राजनीति को बहुत बेहतर ढंग से चला पाने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। सोनिया ने अपने यूपीए को जिस तरीके से बनाया, संभाला, चलाया,
वो क्षमता या इच्छा शक्ति कह लीजिए, राहुल गांधी गठबंधन को लेकर के नहीं दिखा रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा से उनकी ये सोच रही और कि वो कांग्रेस को अकेले दम पर लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। गठबंधन बनाना उनकी एक सामयिक आवश्यकता है, राजनीतिक आवश्यकता है, इसलिए वो कर रहे हैं। अगर कांग्रेस मजबूती से जीतती है, इन 5 राज्यों में जो भी चुनाव जीतती है, तो वो अपने जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे वो बहुत ज्यादा जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है कांग्रेस की, वो बढ़ बढ़ेगी जाएगी। और फिर कांग्रेस बार्गेन करेगी और वो बार्गेनिंग फिर मुश्किल पैदा करेगी इस गठबंधन में, चाहे वो बंगाल हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां मुश्किल होगा। फिर बाकी जो और दल हैं उनके लिए, अगर कांग्रेस कमजोर होती है इन चुनाव में तो उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं मजबूत हो पाएगी, तो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी फिर सब इकट्ठे होकर के, क्योंकि फिर जो विपक्षी दल है यानी भाजपा है, अगर उसे मजबूती मिलती है इन चुनाव में तो फिर एक डर दिखाया जाएगा और उस डर से गठबंधन को फिर से राजनीतिक तौर पर यानी इसमें स्पष्ट- वैचारिक रूप से जो जी। विरोधी हैं वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। जी, यानी स्पष्ट तौर पर कुछ ऐसा मान लिया जाए कि कांग्रेस पहले खुद से परफॉर्म करके देखना चाह रही है और कांग्रेस को लगता है कि परिणाम अच्छे आए तो कांग्रेस एकला चलो पर भी विचार कर सकती है, या बार्गेनिंग पावर क्योंकि बढ़ जाएगी और कांग्रेस के मुताबिक चीजें रहेंगी तब गठबंधन को आगे बढ़ा लिया जाएगा, और अगर ऐसा जी, नहीं जी। हुआ तो कांग्रेस उस गठबंधन के साथ तमाम चीजों को लेकर आगे चलने के लिए हर परिस्थिति में तैयार होगी। ऐसा ही जी, कुछ बिल्कुल। नजर आ ये रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही, रतन तिवारी बिल्कुल जी, यही जवाब बात दीजिए। मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, त्रिपाठी जी की काफी अच्छी समझ है, उन्होंने अपना जो आकलन किया है मैं उसका सम्मान करता हूँ। देखिए, नीतीश कुमार ने जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनावी में बिजी है, गठबंधन के ऊपर ध्यान नहीं देती, सच्चाई है। लेकिन उसके तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने नीतीश बाबू से कॉल करके बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव में हम व्यस्त हैं, चुनाव के बाद हम बैठक करेंगे और इस पे पूरी तरीके से गंभीरता से ध्यान देंगे। अब देखिए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत स्थिति में होगी तो बार्गेनिंग करेगी और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। देखिए त्रिपाठी जी, राहुल गांधी जी ने पटना में जो पहली बैठक हो रही है, उसी बैठक में राहुल गांधी जी ने कहा था, आपको शायद ध्यान होगा, उस बैठक में कहा था कि हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो राहुल गांधी जी ने अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी थी। देखिए, जहां पे हम अच्छी पोजीशन पे हैं, जहां पे हमारे अच्छे नंबर हैं, 206 से ज्यादा सीट ऐसी है जहां पे हम 2 नंबर पे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हो, अन्य प्रदेश ऐसे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, जहां पे हमारी स्थिति वाकई में सही मायने में हम कमजोर है, वहां पे हम उस छत्रकों को अपने साथ लेके हम थोड़ी बहुत कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम सभी विपक्षी दलों का मकसद एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना। ठीक है रतन सत्ता के जी, मैं सिंहासन आपको से रोक रहा हूँ उतारना। फिलहाल। रतन जी, मैं आपको रोक रहा हूँ फिलहाल, आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि अभी आपने कहा कि कांग्रेस कुर्बानी देने के लिए तैयार है क्योंकि मकसद है भारतीय जनता पार्टी को रोकना। आपकी इस बात पर कुर्बानी से मुझे वो बिहार वाली बैठक जो नीतीश जी के यहाँ हुई थी वो याद आ गई। उसमें क्योंकि राहुल गांधी ने या यूं कह लीजिए कांग्रेस ने कहा था कि हमें कोई लालसा नहीं है, हम हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अब जब बात आप खुद कुर्बानी की कर ही रहे हैं तो ये जो मध्य प्रदेश के चुनाव में 2-4 सीटों की कुर्बानी की नौबत थी, उसके ऊपर भी आपने कोई कॉम्प्रोमाइज जब किया ही नहीं, तो ये सवाल 200-400 सीटों पर कैसे बनेगा? ये भी बड़ा एक चिंता का, मंथन का विषय है। 2-4 सीटों पर कुर्बानी नहीं दे रहे, वो भी विधानसभा की, तो 200-400 सीटों पर बात कैसे बनेगी जो कि लोकसभा की हैं? जवाब दे देता हूं। देखिए, आपने बहुत सही जवाब दिया, पूछा सवाल पूछा। आशीष भाई, मध्य प्रदेश के अंदर एक सीट समाजवादी पार्टी की गई थी, चुना हुआ विधायक था, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। और आपको पता है, सुनील जी को पता है, त्रिपाठी जी को पता है, हर पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे होता है। सर्वे के आधार पे समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत ही नाजुक थी और हम उनको 6 सीट देके अब 6 सीट कम कैसे करने, और हमारा जो अलायंस, लेकिन यही सवाल कल को अगर सपा यूपी में कांग्रेस के लिए कहेगी फिर कि समाजवादी पार्टी का इंटरनल सर्वे है कि कांग्रेस की हालत बड़ी नाजुक है यूपी में और हम कैसे इतनी सीटें देकर कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लें, तब क्या कांग्रेस कहेगी?
बार बार कह रहा हूँ कि आपको दुरुस्त कर देता हूँ, हमारा जो अलायंस बना है वो लोकसभा चुनाव को लेके बना है। मैं सवाल भी लोकसभा के लिए कर रहा हूँ कि अगर लोकसभा की सीटों को लेकर सपा ये कहेगी कि हमारा इंटरनल सर्वे है, तब क्या करेंगे? आशीष भाई, अजय राय हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय तो मीडिया के माध्यम से कि हम 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। हम हर प्रदेश में अपनी पूरी सीट पे तैयारी कर रहे हैं। अगर बात बनेगी तो हम बड़ा भाई स्वीकार यही करेंगे। तो सहयोगी दलों को चिंता है कि हर प्रदेश में पूरी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और बात फिर भी गठबंधन की है। यही चिंता है सहयोगी दलों को। आनंद जी, निश्चित तौर पर देखिए, बातें कहना कि हम कुर्बानी को तैयार हैं और उसको पूरा करने में फर्क होता है। मैं मान रहा हूं कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है, राहुल को यह भरोसा है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से देश के एक बड़े खास समुदाय के वोटरों का भरोसा उनमें जगा है। कर्नाटक चुनाव जीतने पर, हिमाचल के चुनाव जीतने पर वो सोच रहे हैं कि ये बड़ी शक्ति होगी और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को फायदा होगा। ठीक है अश्विनी शाही साहब, 30 सेकंड फाइनल कमेंट, वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी से। ठीक है आनंद जी। देखिए, आपने जो बात कही, मैंने कहा कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में कह चुके हैं कि हम सीट मांग नहीं रहे, हम सीट दे रहे हैं। और 2 सीटें रायबरेली और अमेठी अभी तक समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीतते आए हैं ये लोग। और आज अजय राय जी कह रहे हैं कि हम पूरे प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि उनके बैसाखी के सहारे अमेठी और रायबरेली जीतते आ रहे हैं, आज उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं। तो किस तरीके की ये गठबंधन है, इंडी अलायंस लगभग समाप्त हो चुका है। जिस तरीके से अखिलेश जी जाकर बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में कि भाई ये जातिगत जनगणना भी वोटों के लिए कर रहे हैं लोग, और उनकी बिजावर सीट जीती हुई पर ये लोग प्रत्याशी भी खड़ा कर देते हैं, तो बड़ा असमंजस की स्थिति है। और जो बैठक पटना में हुई और जो बैठक दूसरी वाली हुई, उन दोनों बैठकों में दिख गया किस तरीके से बिंदा करा तो वहां से निकली और यहाँ से जो है बलि का बकरा, जो अभी बात कर रहे थे हमारे तिवारी। ठीक है, तो स्थिति असमंजस की है। फिलहाल वक्त का अभाव है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।